तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड लेक्चर, या फिर हम कह सकते हैं सेकंड चैप्टर ऑफ द रियल एस्टेट एजेंट ऑफ महारेरा। वेलकम। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको हर तरह की महाराष्ट्र रियल एस्टेट के रिलेटेड जानकारी दी जाएगी और इसके साथ ही स्टॉक मार्केट, इंश्योरेंस एंड अदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में भी बताया जाएगा। तो कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ पहला वीडियो देखें और आप हमारे साथ बने रहें। रियल एस्टेट इंट्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे किसकी, रियल एस्टेट की, ठीक है, एक्ट की। रियल एस्टेट एक्ट की फुल फॉर्म क्या है? रियल एस्टेट ब्रैकेट में रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016। अगर आपको पूछा जाए रेरा की फुल फॉर्म क्या है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है। Real estate sector is one of the most crucial sectors during driving economic growth and providing employment to the citizens of India. Yet it has traditionally been plagued with numerous issues including opaque practices and information asymmetry. ये एक most important crucial sector है economic growth के लिए, ठीक है। जो अपनी कंट्री है उसकी ग्रोथ के लिए अच्छी चीज़ है, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी ये बहुत क्रिएट करते हैं। चाहे मान लीजिए एक बिल्डिंग बनती है, ठीक है, उसमें काफ़ी लोग काम करते हैं। सीए भी काम करता है हिसाब किताब के लिए, आर्किटेक्चर काम करता है, ठीक है, मिस्त्री काम करते हैं, ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्री चलती है, पेट इंडस्ट्री चलती है, वो और बहुत कुछ चलता है, ठीक है। अब कुछ भी मान लीजिए, यहाँ तक कि जो अब आपको छोटा मोटा नौकरी भी है ना, जो आपको एक बिजनेस है, ठीक है, घर में किसी का भी होगा, वो सब इसके साथ रिलेटेड रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो अपना सेक्टर है बदनाम है, किस लिए? ये इसमें माल प्रैक्टिसेस, गंदी जो अपनी नीयत रहती है ना लोगों की, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है काफ़ी चीज़ें हिडन रहती हैं, ठीक है, वो उसके कारण ये बदनाम है। इसमें होता क्या है, काफ़ी चीज़ें जो क्लाइंट को हमें बताई नहीं जाती या फिर गलत बताई जाती है सिर्फ बेचने के लिए, उसके कारण भी ये बदनाम है, ठीक है। रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस वर लॉपसाइडेड एंड हैविली इन फेवर ऑफ डेवलपर्स, ठीक है। इनमें क्या होता था, जो रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस होती थी ना, वो ज़्यादातर हैवली डेवलपर्स जो प्रमोटर्स होते जब बिल्डिंग बनाते हैं ना, उनकी तरफ झुकाव रखती थी, मतलब उनको फेवर करती थी। डिलेज वर रैम्पेंट। अभी आपको पता होगा जिनके जो फ्लैट्स वगैरह थे 2016-17 से पहले वाले जो फ्लैट्स हैं, उनको मतलब बोलते थे 2 साल बाद मिल जाएगा या 4 साल मिल जाएगा, बाद में मिल जाएगा, लेकिन वो 10-10 साल तक नहीं मिल पाता था। रीज़न क्या था? डेवलपर आपसे तो पैसे ले लेता था, ठीक है, लेकिन मान लीजिए 2010 में आपसे उसने पैसे लिए, ठीक है, कि आपको फ्लैट 2014 में मिल जाएगा, लेकिन वो करता क्या था, जो पैसे 2010 में वो लेता था वो किसी और प्रोजेक्ट में लगा देता था या फिर कहीं और इन्वेस्ट कर देता था। उसके कारण क्या होता था, आपको 2014 में ये फ्लैट मिल ही नहीं पाता था, ठीक है। मेनी टाइम्स क्या होता था, आपको बिल्कुल मिल ही नहीं पाता था। तो वही रीज़न था कि लोग इन पे विश्वास कम कर रहे थे, ठीक है। लेकिन ये चीज़ अभी भी है, ठीक है। ये नहीं मैं कहूँगा कि इस एक्ट आने के बाद बिल्कुल काफ़ी चीज़ें सही हो गई हैं, अभी भी हैं, लेकिन धीरे धीरे ये इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। डिलेस वर रैम्पेंट एंड होम बायर्स यूजुअली डिड नॉट हैव रिलायबल फोरम टू एड्रेस द एग्रीमेंट। हाँ, ये सबसे अच्छी बात है। होता क्या था, जब डिले हो जाता था, आप किसके पास जाएं कंप्लेंट करने? अगर कोर्ट में जाएंगे या कहीं पर जाएंगे, वो जो प्रोसेस था ना, वो काफ़ी टाइम ले जाता था। अभी आपने फिल्म भी देखी हुई है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, सेम चीज़ होती रहती थी। इसी के कारण हम कहते हैं कि उनके पास के प्रॉपर ग्रीवियंस क्या होता है, कंप्लेंट वाला, जो शिकायत वाला ग्रीवियंस फॉरम नहीं था। फॉरम मतलब FORUM वाला एक कोर्ट वगैरह होता है, ठीक है, जब प्रॉपर मीन्स कह सकते हैं। बिलो आर द इश्यूज विच आर वर एडवर्सली इम्पैक्टिंग दिस सेक्टर। ये कुछ इश्यूज हैं जो नीचे दिए गए हैं, जो एडवर्सली इम्पैक्ट करते थे इस सेक्टर को। इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस चैलेंजेस, द सेंट्रल गवर्नमेंट ब्रॉट इन द रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 रेरा,
टू बी मेड फुली ऑपरेशनल विद अफेक्ट फ्रॉम मई 1 2017। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी आता है, आपको याद रखना पड़ेगा कि रेरा जो था फुली ऑपरेशनल कब हुआ। ठीक है, इसकी डेट है मई 1 2017, जबकि जो एक्ट आया था वो 2016 में था, लेकिन एक साल दिया गया था सभी स्टेट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, सम सेक्शंस ऑफ द एक्ट वर नोटिफाइड फ्रॉम 1 मई 2016। ठीक है, क्योंकि ये 2016 में आया था। उसके बाद एंड ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स वर गिवन 1 ईयर टू फॉर्मुलेट देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड सेट अप द अथॉरिटी टू इम्प्लीमेंट द एक्ट फ्रॉम 1 मई 2017। अभी आपको जो चीज़ याद रखनी है, क्या याद रखनी है? रेरा का फुल फॉर्म, रेरा एक्ट का फुल फॉर्म, रेरा कब फुली इम्प्लीमेंट हुआ? मई 1 2017। ठीक है, इंफॉर्मेशन इन असमेट्री टू द सिटीजन्स। ठीक है, जो 5 पॉइंट ये आपको याद रखने हैं, बाय हार्ट करने हैं। क्या है? इंफॉर्मेशन असमेट्री टू द सिटीजन, जो आपको बोला है कि बात छुपाई जाती थी या फिर गलत बताई जाती थी, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, वो हो गया इंफॉर्मेशन असमेट्री, ए वाला। ठीक है, नो प्रॉपर फॉरम फॉर ग्रीवियंस रिड्रेसल फॉर कंज्यूमर्स। ठीक है, कोई प्रॉपर ग्रीवियंस कंप्लेंट करने वाला फॉर्म नहीं था। रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन्स वर लॉपसाइडेड, जो आपको बताया है कि डेवलपर्स के फेवर में थी। ठीक है, सन्ड्री अब्यूजेज एंड माल प्रैक्टिसेस, काफ़ी अब्यूज माल प्रैक्टिसेस, वही गड़बड़ी घोटाले वाली चीज़ें थी। ठीक है, जो रेगुलर दिखने को मिल रही थी। ह्यूज डिलेस, वो तो है ही है जो है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डिले होता था प्रोजेक्ट्स में। तो अभी हम दोबारा रिपीट करते हैं कि आपको साथ साथ याद रहे। और आप अगर वीडियो को लाइक कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए वी आर लाइकिंग दिस वीडियो, और या फिर आप इसको, जो ये चीज़ हम सीख रहे हैं, इसको आप कमेंट में करें। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा जल्दी याद होगा। ठीक है, आपको क्या चीज़ें याद रखनी है? पहले वर्ड है असमेट्री, फिर है ग्रीवियंस, फिर है लॉपसाइडेड, फिर है सन्ड्री एंड माल प्रैक्टिसेस, फिर है ह्यूज डिलेस। ठीक है, इसके लिए हम एक कोड बनाते हैं। असमेट्री, ग्रीवियंस, लॉपसाइडेड, सन्ड्री, माल प्रैक्टिसेस, डिले। ठीक है, AGLST क्या होगा? असमेट्री, ग्रीवियंस, लॉपसाइडेड, सन्ड्री, माल प्रैक्टिसेस, ह्यूज डिलेस। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट में। प्रीएम्बल, पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स। द सेकंड टाइटल ऑफ एनी एक्ट, ये भी चीज याद है रखना, जो सेकंड टाइटल ऑफ एनी एक्ट, जो सेकंड, ये वर्ड याद रखना, जो दूसरा होगा ऑफ एनी एक्ट, कंटेन्स द पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट। ये क्यों बोल रहा हूँ आपको याद करने के लिए कि आगे आगे आपको कुछ सेक्शंस वगैरह के पूछेंगे, ये सेक्शन किसके लिए है, ये एक्ट किस लिए है, या कुछ चैप्टर किस लिए है, वो चीज़ें क्वेश्चन में आती हैं एमसीक्यू में, ये चीज़ आपको काम आएगी। ठीक है, आगे हम इसको ब्रीफ में करेंगे। The second title of the RERA Act is as under: an act to establish a real estate regulatory authority for regulation and promotion of the real estate sector and to ensure sale of plot, apartment और building। क्या चीज़ है ये एक्ट जो इस्टेब्लिश हुआ? ठीक है, वो किसको इंश्योर करता है? सेल ऑफ प्लॉट, अपार्टमेंट, बिल्डिंग, एज द केस में भी, और सेल ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, पूरे का पूरा प्रोजेक्ट भी हो सकता है, इन एन एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। एफिशिएंट मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से, ठीक है, ट्रांसपेरेंट मैनर पारदर्शी, एंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स इन द रियल एस्टेट सेक्टर एंड टू इस्टेब्लिश एन एडजुडिकेटिंग मैकेनिज्म। ठीक है, एक मतलब जो अपना मैकेनिज्म होता है कोर्ट कचहरी वाला, वो स्पीडी होना चाहिए। फॉर डिस्प्यूट रिड्रेसल, जो डिस्प्यूट हुआ है उसको रिड्रेस करने के लिए, मतलब दोबारा उसको सुनने के लिए या कार्रवाई करने के लिए कह सकते हैं। एंड ऑल्सो टू एस्टेब्लिश द एपेलेट ट्रिब्यूनल टू हियर अपील्स फ्रॉम द डायरेक्ट डिसीजंस एंड डायरेक्शंस और ऑर्डर्स ऑफ द रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी and the adjudicating officer for matters connected therewith और incentive thereto। ठीक है, इसमें होता क्या है कि इनका ओवरऑल स्टेटमेंट का कहने का मतलब है, जो रेरा एक्ट आया है उसको इंश्योर करना है कि जो भी सेल है प्लॉट का, ठीक है, खाली
मतलब ग्राउंड या धरती का कह सकते हैं, अपार्टमेंट का, ठीक है, जो फ्लैट वगैरह हो गया, बिल्डिंग का, एज द केस में भी कोई भी केस हो, या फिर पूरे प्रोजेक्ट का, उसकी जो सेल होनी चाहिए, ठीक है, टू द कस्टमर एफिशिएंट होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट मैनर में होनी चाहिए, ठीक है, ताकि उस जो कंज्यूमर का है हक ना मारा जाए, ठीक है। और इसके साथ ही अगर कुछ गड़बड़ी हो, ठीक है, इन केस, उसके लिए एक सेपरेट फॉरम क्रिएट किया जाए महारेरा के अंडर ही, वहाँ पर वो कंप्लेंट कर सके। वहाँ पर एक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर रहता है, ठीक है, वो इसके रिगार्डिंग निर्णय वगैरह देगा। अगर वो उस निर्णय से आप संतुष्ट नहीं है, उसके साथ ही आपके पास कुछ ऑप्शन हो कि आप एपलेट ट्रिब्यूनल, जो ये एपलेट ट्रिब्यूनल है ना, ये भी एक कोर्ट कचहरी है, आप उसके बाद इस डिसीजन को यहाँ पर लेकर जा सको, ठीक है। एक ऐसा सेटअप होना चाहिए, उसका बस यही कहना है, ठीक है। A little analysis for the long title will make it clear why the act was made, ठीक है। यहाँ पर ये दोबारा एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, हम भी पढ़ लेते हैं। द एक्ट इज फॉर एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी नेम रेरा, ठीक है, जो आपको बोला है, रेरा का फुल फॉर्म रियल एस्टेट रेगुलेटरी, यहाँ पर अरी है, अरी, उसमें रेगुलेशन था, ठीक है, act authority. For any sector to work efficiently, it is necessary to have a regulatory authority and a set of rules for all the stakeholders, ठीक है। जो stakeholders कितने थे? तीन। कौन कौन थे? प्रमोटर, एजेंट और कस्टमर, ठीक है, अलॉटी जिसको बोलते हैं। दिस एक्ट वाज provides the same for real estate sector, ठीक है। The purpose of this authority is regulation and promotion of real estate sector. It may be noted that if there is regulation, then the sector will be functional in orderly manner, ठीक है। अगर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, ठीक है, ऑब्वियस है कि वो डंडे से काम करेगी, ठीक है, तो लोग नियम मानेंगे, ठीक है, उसी के कारण ग्रोथ होगी देश की, ठीक है। होता क्या है, जैसे जो पुलिस इंस्पेक्टर है, जब पुलिस बोलते हैं हम इंडिया में, ठीक है, वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, ठीक है, मतलब मेंटेन करती है, कहने का मतलब। जैसे ट्रैफिक पुलिस है, अगर वो ट्रैफिक पुलिस नहीं होती, ठीक है, तो रोड पे ट्रैफिक रहेगा और लोग जल्दी से फास्ट मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। सेम यहाँ पर रियल एस्टेट सेक्टर में रेरा को इम्प्लीमेंट किया गया कि वो देखे कि ये जो फंक्शनिंग है रियल एस्टेट की, वो प्रॉपर तरीके से की जा रही है या नहीं। अगर नहीं की जा रही तो वो अपना एक पेनल्टी इंट्रोड्यूस करेगी सभी स्टेक होल्डर्स पे और उनको डंडे के बल पे, ठीक है, प्रॉपर नियम पालन करने के लिए बोलेगी। हेंस प्रमोशन ऑफ हेल्थी रियल एस्टेट सेक्टर इज ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्ट, ठीक है। The long title further states that the purpose of the authority will be to ensure sale of plot, बिल्डिंग, अपार्टमेंट, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट इन एफिशिएंट ट्रांसपेरेंट मैनर, जो आपको बोला है। प्लीज नोट दैट दिस आर द आइटम्स विच द एक्ट कवर्स एंड एम्स टू इंश्योरिंग दैट ऑल डीलिंग्स इन दैम शैल बी एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट, नो हिडन डीलिंग, जो भी आपको बोला था मैंने। The long title further states that the Act aims at protecting the interest of consumers in the sector, which is done by providing a mechanism to redress the disputes. It also provides for an appellate tribunal over the decisions of the authority or its officers, ठीक है, जो आपको बोला, ठीक है। एक पहले इनका खुद का होगा, उसके बाद एक एपीलेट ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा जो इनके ऑफिसर का डिसीजन होगा उसके ऊपर रहेगा। कहने का मतलब कई बार क्या होता है, मिली भगत के कारण भी आपको लगता है कि इनका जो मतलब इनका खुद का सिस्टम है वो करप्ट है, ठीक है, तो उस डिसीजन को आप एटी में लेकर जा सकते हो, ठीक है, अगर आप संतुष्ट नहीं हो। मेरा कहने का मतलब करप्ट नहीं कहूँगा, लेकिन फ्रॉम क्लाइंट परस्पेक्टिव या कस्टमर परस्पेक्टिव आप मानते हो कि आपको आपके साथ अन्याय हुआ है, जो आप जो भी डिसीजन इन्होंने सुनाया है तो वो गलत है, तो आप एटी में जा सकते हो, ठीक है। एटी मीन्स एपोलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है, ये वाला। Therefore, the Act aims at protecting the rights and interests of the consumers and promotion of uniformity and standardization of business practices and transactions in the real estate sector. It attempts to balance the interest of allottees, जो भी तीन स्टेक होल्डर हैं, allottees, real estate agents and promoters, by imposing certain responsibilities on all. It seeks to establish a symmetry of information between the promoter, allottee
ट्रांसपेरेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल कंडीशंस, सेट मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ए फास्ट ट्रैक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इन्होंने क्या बोला है कि ये जो हरेरा एक्ट है ना, इससे होता क्या है कि जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है ना वो सिमेट्रिक तरीके से, मतलब बराबर इंफॉर्मेशन जाएगी, ठीक है, प्रमोटर और अलॉटी के लिए, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन होगी उसमें क्या होगा, जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल कंडीशन होगी, ठीक है, वो प्रॉपर बताई जाएंगी। एक मिनिमम स्टैंडर्ड रखा जाएगा कि आपको ये मिनिमम स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, जैसे बिल्डिंग का कुछ सीमेंट का हो गया या क्वालिटी का हो गया या एटसेट्रा, कोई भी चीज़ होगी। अगर कोई भी डिस्प्यूट रेज होता है आगे जाकर, उसके लिए फास्ट कोर्ट सिस्टम जो आपको बोला है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी बनाया गया है, ठीक है। द एक्ट इज एप्लीकेबल अक्रॉस इंडिया, इट इज प्रोविजंस फॉर ऑल कॉमन स्टेट, ठीक है, मतलब ये पूरे इंडिया के लिए लागू है, ठीक है, कॉमन है सब स्टेट्स के लिए। हाउएवर सिंस जो रियल स्टेट जो सेक्टर है ना, वो स्टेट लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट, एक सेंट्रल लिस्ट, ऐसे एक नियम होते हैं, ठीक है, जो कानूनी वगैरह जो अपनी फाइल्स है, ठीक है, उसके अंदर जो रियल स्टेट सेक्टर है वो स्टेट के अंडर आता है। तो इन्होंने क्या बोला, सिंस के जो सेक्टर आपके अंडर फॉल करता है, तो आपको अथॉरिटी दी जाती है कि कुछ चेंजेस आप इसमें कर सकते हैं अपनी अपनी स्टेट के मुताबिक। सो क्या लिखा है, दिस अथॉरिटी इन एवरी स्टेट अलॉन्ग विद स्टेट गवर्नमेंट मेक्स इट्स ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर वर्किंग ऑफ द अथॉरिटी एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, ठीक है। स्टेट के नियम होते हैं वो भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो इन अकॉर्डेंस विद दिस एक्ट, ठीक है, थोड़ी बहुत ही चेंजेस करके। अभी हम देखेंगे सेक्शन 2.2 ऑफ द सेक्शंस ऑफ द एक्ट। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसमें आपको क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, जो चीज़ मैं आपको बता रहा था। कोई भी पूछ लेगा कि सेंट्रल जो भी हम कहते हैं रियल एस्टेट एपीलेट ट्रिब्यूनल किसके अंडर आता है, तो 43 to 58 ये चीज़ आपको याद रखनी है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपनी सहायता के लिए, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं। द रियल एस्टेट रेगुलेशंस एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 10 चैप्टर्स एंड 92 सेक्शंस। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 10 चैप्टर हैं और 92 सेक्शंस हैं, ठीक है। The Act starts with the preamble, provides title, extent and commencement, registration of real estate projects and real estate agents, functions, duties, promoters, right, utility, फलाना तमकाना जो भी है, ठीक है, ये आप पढ़ लो, ठीक है। काफ़ी चीज़ें दे रखी इन्होंने। इसके बाद इसको टेबुलर फॉर्म में दिया गया है, जो चीज़ आपको बाय हार्ट होनी चाहिए, ठीक है। फिर मैं बोल रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। की कंपोनेंट्स ऑफ द एक्ट, या इसमें की कंपोनेंट्स क्या है एक्ट में। द की कंपोनेंट्स ऑफ द रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट 2016 आर एज फॉलोज। रियल एस्टेट regulatory authority ARERA and AT appellate tribunal. Under this act, appropriate government has to establish the real estate regulatory authority for regulation and promotion of the real estate sector in the state and union territory, ठीक है। सभी गवर्नमेंट को, जो भी appropriate गवर्नमेंट है, अपनी अपनी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी में एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बढ़ानी होगी, ठीक है। द अथॉरिटी शैल स्ट्राइव, मतलब मेहनत करेगी, टू फैसिलिटेट द ग्रोथ एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थी, ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव रियल एस्टेट सेक्टर वाइल प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ अलॉटीज, प्रमोटर्स एंड रियल एस्टेट एजेंट्स, जो कि आपको बोल चुका हूँ मैं, ठीक है। वो अथॉरिटी अपनी तरफ से प्रयास करेगी कि एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट को जो अपनी होती है ट्रांजेक्शन्स वगैरह वो सब करें और सबका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट रहे, मतलब तीनों स्टेक होल्डर्स का। The authority shall also establish an adjudicating mechanism for speedy dispute redressal regarding registered real estate projects। जो ये सबसे बड़ी बात है, जो भी जो मैकेनिज्म है एडजुडिकेटिंग मैकेनिज्म जो कोर्ट कचहरी का है, वो सिर्फ रजिस्टर्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए होगा, ठीक है। The key responsibilities of the authority shall be as follows: ensure disclosures of the real estate projects by promoters, ठीक है। इसके साथ ही इनको इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी जो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं एरिया में, वो प्रमोटर्स उनको अपना प्रॉपर डिस्क्लोज करें।
उनका रजिस्ट्रेशन भी करवाएं। यहाँ तक कि जो भी रियल एस्टेट एजेंट्स हैं उनके अंडर, ठीक है, जो भी आप उनका प्रमोट करेंगे वो भी रजिस्टर्ड होने चाहिए, जिसके लिए हम ये कोर्स कर रहे हैं। और उसके साथ ही कंप्लीटेड रिड्रेसल मैकेनिज्म, जो भी आपको बोले एडजुडिकेटिंग मैकेनिज्म, जहाँ उनका जो भी मैकेनिज्म रहता है रियल एस्टेट के द्वारा वो सेटअप होगा। उसके बाद एक एटी एप्लीट ट्रिब्यूनल भी होगा, ठीक है, फॉर प्रोवाइड रिकमेंडेशन। यहाँ तक कि ये रिकमेंडेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है, जो भी रियल एस्टेट के डेवलपमेंट और प्रमोशन के लिए काम आ सकती हैं, जो सहायता कर सकती हैं। दी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल ऑल्सो इस्टेब्लिश एटी, जो आपको पहले ही बोल चुका हूँ, ठीक है, जो इसके थोड़ा सा अलग हट के होगी, ठीक है, टू हियर द अपील्स फ्रॉम द डिसीजंस डायरेक्शंस और ऑर्डर्स ऑफ द एरेरा फॉर एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एनी डायरेक्शंस of authority or adjudicating officer may file an appeal before the appellate tribunal, and the appeal shall be dealt with by it expeditiously as possible, as and endeavor shall be made to dispose within period of 60 days। ठीक है, इसमें होता क्या है, ठीक है, आपको थोड़ा सा वो बताता हूँ मैं। ये गलत खुल गया टैब। अभी ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर आप मान लीजिए किसी से फ्लैट वगैरह बाय करते हैं, ठीक है, आपका डिस्प्यूट हो जाता होता है, तो आप कंप्लेंट करेंगे, ठीक है, किस में, रेरा में, ठीक है। ये ऑनलाइन कंप्लीट होता है, ठीक है, अब वो प्रोसेस आपको बाद में बताऊंगा मैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो एक एडजुडिकेटिंग, और जब आप फीस पे करते हैं ऑनलाइन फीस, आपको एक ऑफिसर मिलता है, ठीक है, जो भी आपका केस वगैरह लड़ने वगैरह जो भी होता है वो चीज़ मिलेगा, ठीक है। जब उसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद डिसीजन आएगा, ठीक है, डिसीजन आ गया, उसके बाद उस डिसीजन से अगर आप संतुष्ट नहीं है, ठीक है, तो आप एटी में जा सकते हैं। जो एटी रहेगा एप्लीट ट्रिब्यूनल, वो आपको जो डिसीजन है वो विद इन 60 डेज, ठीक है, वो आपको बताएगा। कुछ ऐसा ही है ये। अब दोबारा पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। देखो, दी अपील शैल बी डेल्ट विद इट एक्सपीडिशली एज पर एनेवर टू सेल्फ डिस्पोज, ठीक है। जो भी अपील की जाएगी एटी में, वो 60 दिन के भीतर आपको रिजल्ट देना पड़ेगा उनको। अगर कोई कारण होगा तो आपको वो लिखने में बताएंगे, जो उनके पास पर्टिकुलर कोई कारण होना चाहिए। Real estate projects registration. All commercial and residential real estate projects will have to register except in projects where, ये भी एक important question है, ठीक है। जो भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है, चाहे वो कमर्शियल है चाहे वो रेजिडेंशियल है, ठीक है। जहां पर एरिया ऑफ लैंड प्रपोज टू बी डेवलप्ड डज नॉट एक्सीड 500 स्क्वायर मीटर, ठीक है। अगर वो 500 स्क्वायर मीटर से कम है तो उसको जरूरत नहीं है स्क्वायर मीटर, ठीक है। नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स जो है, ठीक है, वो 8 से ज़्यादा नहीं है, इंक्लूडिंग ऑफ ऑल फेजेस। ऐसे नहीं है आपने एक बिल्डिंग खड़ी करनी है, ठीक है, 80 फ्लैट्स की, ठीक है, आपने पहले 8 फ्लैट बना लिए फिर 8, ऐसे नहीं है। टोटल फ्लैट की काउंटिंग के मुताबिक 8 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसमें शॉप्स भी इंक्लूड रहेंगी, ठीक है। मतलब 8 फ्लैट हो, ठीक है, जब 5 फ्लैट 2 शॉप्स, टोटल 7 यूनिट हो गए, एक तरह उसको यूनिट गिना जाएगा। Promoter has received completion certificate for real estate project prior to commencement of this act। अगर 2016 जो भी आपका जो है 2016-17 उससे पहले उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल चुका है, ठीक है, उसने बिल्डिंग पहले बना चुका है, तो उसको क्या ज़रूरत है, क्योंकि वो तो सब कुछ हो चुका है, ठीक है, वो भी इससे नहीं मतलब आएंगे इस कानून के अंडर। फॉर द पर्पस ऑफ
रेनोवेशन और रिपेयर और रिडेवलपमेंट। अगर कोई रिपेयर और रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसमें क्या होगा कि आप अगर कोई भी सेलिंग पार्ट नहीं है आपका, मतलब आप कोई नया अलॉटमेंट नहीं कर रहे उस प्रोजेक्ट में, सिर्फ मरम्मत वगैरह का काम है, या फिर आप जो भी यूनिट है उसको ढाकर सेम ही बंदों को बेच रहे हो, बेच रहा हूँ मैं वर्ड कर ले तो बोल दिया, कह रहे हो तो सेम बंदों को दे रही हूँ, ठीक है, एज पर देयर टर्म्स एंड कंडीशन, उसमें भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा बनता है पेपर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अगर और आएगा यहाँ पर, ठीक है, जो भी ये पॉइंट है और वाले हैं, ठीक है, मतलब जिसका 500 स्क्वायर मीटर से नीचे है उसको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 500 स्क्वायर मीटर से नीचे है लेकिन वो 10 फ्लैट बना रहा है तो रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर 500 स्क्वायर मीटर से नीचे है, ठीक है, 8 फ्लैट यूनिट से नीचे है तब नहीं, ठीक है। और कंप्लीशन सर्टिफिकेट उसको मिल चुका है, ठीक है, जिस एक्ट आने से पहले पहले, तब भी ज़रूरत नहीं, ठीक है। जो रिडेवलपमेंट वाले हैं उनको भी ज़रूरत नहीं है, प्रोवाइडेड कोई सेलिंग पार्ट नहीं है, ठीक है। No promoter shall advertise, market, book, sell, or offer for sale or invite person to purchase in any manner apartment or building as the case may be in any real estate project or part of it in any planning area within Maharashtra। पूरे महाराष्ट्र में ये अपना रिएक्ट है विदाउट रजिस्टरिंग दी रियल एस्टेट अथॉरिटी जो भी है रेरा प्रमोटर ऑफ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स in which all the buildings as per sanction plan have not received completion certificate shall be registered, ठीक है। जिसको अपना completion certificate नहीं मिला रेयर एक्ट आने से पहले पहले, और ठीक है, उसको तो मतलब अपना ग्रांट लेना पड़ेगा इनसे, ठीक है, रजिस्टर होना पड़ेगा। फिर आके देखते हैं इफ एनी प्रमोटर फेल्स टू रजिस्टर एज पर द एक्ट ही शैल बी लायबल टू बी पेनल्टी विच मे बी एक्सटेंडेड अप टू 10% ऑफ द एस्टीम्ड कॉस्ट ऑफ द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। अगर कोई प्रमोटर ऐसा नहीं करता तो उसको 10% पेनल्टी पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ठीक है, उस पर 1 करोड़ का पेनल्टी पड़ जाएगा। ऑन कंटेंट वायलेशन ही शैल बी पनिशेबल, ठीक है, उनको 30 साल की सजा हो सकती है, और ठीक है विद विच, और उसके साथ ही एक फाइन लग सकता है विच में एक्सटेंड टू फर्दर जो वर्ड रुका हुआ है, मतलब पहले तो 10% लगा ही हुआ था, उसके ऊपर और 10% लग सकता है, और साथ ही 3 साल की सजा भी हो सकती है या दोनों हो सकती है, ठीक है, प्रमोटर को। Apart from registration, the promoter shall be required to provide quarterly updates on the status of the project of the authority। ऐसे नहीं है कि रजिस्टर कर दिया बस काम खत्म, नहीं, उसको क्वार्टरली अपडेट देने पड़ेंगे, 4 महीने बाद, 3 महीने बाद, जो भी बनते हैं। क्वार्टरली मतलब 4 महीने बाद होते हैं, नहीं सॉरी सर, ये क्वार्टरली 3 महीने बाद बना, ठीक है, 3 महीने बाद कह लूँगा तो क्वार्टरली रिजल्ट देने पड़ेंगे जो भी है, ठीक है, आप जो भी वैल्यू समझो क्वार्टरली से। रियल एस्टेट रजिस्ट्रेशन एजेंट, जी आपके लिए आ गया। ऑल रियल एस्टेट एजेंट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। नो रियल एस्टेट एजेंट शैल फैसिलिटेट द सेल और परचेज ऑफ एक्ट और बिहाफ any person to facilitate the sale or purchase of any plot, apartment or building as the case may be in a real estate project or part of it without obtaining the registration। कोई भी बंदा, सिंपल वर्ड में कोई भी बंदा कोई भी एडवर्टाइजमेंट, सेल, परचेज कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, अपार्टमेंट किसी भी चीज़ का फॉर हिज प्रॉफिट, ठीक है, अपने आप या किसी के बिहाफ पे, ठीक है, विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। इफ एनी रियल एस्टेट एजेंट कुछ पाया गया तो उसको भी क्या होगा, विल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ 10,000 रुपीज़ फॉर एवरी डे, 10,000 पे जुर्माना पड़ेगा, ठीक है। मैक्सिमम कितना पड़ेगा, 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्लॉट अपार्टमेंट, जो भी 5% होगा उसका पेनल्टी पड़ेगा। 10,000 तो रेगुलर पर डे का पड़ेगा ही पड़ेगा, वो जो भी इनमें से कम होगा वो देना पड़ेगा, ठीक है। ओवरऑल क्या होता है, उनने नियम थोड़े से अच्छे बना रखे हैं, ऐसे नहीं कि पूरा आपको कंगाल कर देंगे।
ठीक है। 2 से 3% रियल एस्टेट एजेंट कमीशन खाता है, ठीक है, और 5% का उन्होंने पेनल्टी रखा है ताकि उसको थोड़ा सा पता चले और वो अपने आप को रजिस्टर करे। फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट्स, एनी aggrieved person may file a complaint with authority or adjudicating officer as the case may be within respect of the registered real estate project for any violation or contravention of the provisions of the act or while the rules of regulation made thereunder. The authority shall establish an adjudicating mechanism for speedy redressal of such complaints. Any person aggrieved by any direction, decision or order made by authority or by adjudicating officer may file AT. Any person aggrieved by AT may file appeal to HC। ठीक है। जो इसमें क्या है, जो भी आपका कोई केस आया, ठीक है, आप अरेरा में गए, जो वहाँ पर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर था उसने कुछ डिसीजन बताया, वो आपको अच्छा ना लगा, आप एटी के पास गए, उसने कुछ डिसीजन बताया, आपको वो भी अच्छा ना लगा, आप फिर HC में जाएंगे जो कि हाई कोर्ट, आप उसमें जाएंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट वगैरह वगैरह, वो सिविल फॉर्म में चला गया, ठीक है, केस ऐसे चलता रहेगा। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, ये अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया। अभी इस चैप्टर में हम रिकैप कर लेते हैं जो मेन पॉइंट है अभी तक। जो पहला पॉइंट था रेरा एक्ट का फुल फॉर्म, फिर रेरा का फुल फॉर्म, ठीक है, रेरा के फंक्शंस, रेरा किस लिए ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, हमने एक कोड किया था, ठीक है, एक तो था ए से, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन असिमेट्री रहती है उसके कारण था, एक ट्रांजैक्शंस लॉपसाइडेड रहते हैं, ठीक है, ह्यूज डिले रहता है, ठीक है, और इसके साथ ही क्या होता है, ग्रीवियंस मैटर अपना रिड्रेसल फॉर्म नहीं रहता, ठीक है। इसके साथ एक और चीज़ थी, क्या होता है, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन, देख लेते हैं क्या चीज़ है, हाँ ये हाँ ग्रीवियस हो गया, सन्ड्री अब्यूज एंड माल प्रैक्टिसेस, ठीक है, ये वाली चीज़ होगी। फिर हमें देखना है जो भी है, जो इसकी डेफिनेशन सेकंड टाइटल है, ठीक है, वो डिपिक्ट करेंगी पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स को, ठीक है, और उसके साथ ही ये वाला कुछ है, इसको तो आप याद रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर हो गया आपका ये, ठीक है, जो एटी है ये तो ठीक है, ये भी हम कर लेंगे। जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं उसके रजिस्ट्रेशन किनको ज़रूरत नहीं पड़ती, वो पॉइंट रिपीट कर लेते हैं। 500 स्क्वायर मीटर से नीचे वालों को, 8 यूनिट से नीचे वालों को, कंप्लीशन सर्टिफिकेट जिनको मिल चुका है, जहाँ रिडेवलपमेंट जिसमें सेल का पार्ट नहीं है, ठीक है, उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, अगर कोई अपना रियल एस्टेट प्रमोटर गड़बड़ करता है तो उसको क्या पेनल्टी है, वो है 10%, ठीक है, उसके बाद 3 साल प्लस फर्दर 10%, ठीक है। अगर एजेंट गड़बड़ करता है तो 10,000, ठीक है, जो कि 5% तक बनता है, ठीक है। और इसके अलावा ये आपको पता चल गया है, यहाँ पर जो एटी अपना डिसीजन देगा वो 60 दिन के भीतर देगा, ठीक है। रेरा एयू 60 दिन का एटी हो गया, एससी हो गया, ये चीज़ होगी आपकी रिकैप, ठीक है। बाकी कुछ बचा अपना रिवीजन के लिए, हाँ, इसमें सेक्शंस में कितने एक्ट आते हैं, 10 चैप्टर 92 सेक्शंस, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बस इस वीडियो में है इतना ही, ठीक है, थैंक यू।